नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल अमरेंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे थे इसके पिछले क्लास में, तो हम लोगों ने जहाँ तक उसमें पढ़ा है उसके आगे का सीरीज हम लोग आज पढ़ेंगे। शोध प्रस्ताव अर्थात रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसी शोध करने से पहले, रिसर्च करने से पहले, परियोजना बनाने से पहले, परियोजना पे शोध से संबंधित परियोजना पे कार्य करने से पहले, प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले, लघु शोध पे काम करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि हम एक प्रपोजल बनाएं। तो वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, रिसर्च प्रपोजल। इसमें हम लोग ये देखेंगे, हम लोग का टॉपिक है कि शोध प्रस्ताव तथा इसके क्रियान्वयन को कैसे बनाएं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम शोध प्रपोजल बना रहे हैं तो इसके क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या इसके सीरीज है। इस पे प्रपोजल बनाने से पहले हम लोग इसमें किस किस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो प्रपोजल क्या है पहले ये देखें कि जैसे मान लीजिए हम शोध करने जा रहे हैं, जिसके समक्ष हम शोध का प्रस्ताव रखेंगे, इस किसी के अंडर में हम लोग शोध कर रहे हैं, परियोजना पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लघु शोध पे काम कर रहे हैं, तो जिसके अंडर रह कर के हम काम करेंगे या फिर करने के लिए पहले सोच लेते हैं, तो उसके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि हम ऐसे ऐसे शोध करेंगे। शोध का टॉपिक भी उसमें बता देंगे, फिर उसमें बताएंगे ऐसे ऐसे शोध करेंगे। तो हम किस तरीके से प्रस्ताव करें ताकि वो हमको सिलेक्ट कर लें। ऐसे समझें कि प्रेम में लड़कियों को प्रपोज लोग करते हैं, प्रेमी प्रेमिका के आपस में एक संबंध होता है कि जैसे किसी लड़की को अगर या फिर किसी लड़के को किसी लड़की पसंद आ गई तो वो अपने आप को पहले उतना सज्ज करता है कि हम उसके सामने प्रपोज करें। वही चीज़ है प्रपोजल, यानी कि प्रपोज मतलब प्रस्ताव करें। अपने प्रेम का जब प्रस्ताव करने से पहले अपने आप को पहले सज्ज बनाते हैं कि हम उस तरीके से सज्ज होकर के, तैयार होकर के जाएं ताकि वो हमको एक्सेप्ट कर लें। नहीं तैयार रहेंगे तो लत मार देगी, ठुकरा सकती है। सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी है कि हम शोध करने के लिए हम प्रस्ताव जो बनाते हैं तो प्रस्ताव हमारा कैसा होना चाहिए ताकि अगला हमको सेलेक्ट कर ले। तो एक सुंदर ढंग से अच्छा प्रस्ताव बनाना चाहिए। उस प्रस्ताव को बनाने में कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद से हम लोग महत्वपूर्ण बातों के ध्यान रखने के बाद से फिर हम चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण चरण पे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस पे ध्यान दें कि इसमें किन किन महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि शोध प्रस्ताव बनाते समय, प्रपोजल बनाते समय कि हमको एक ऐसा सुंदर ढंग से प्रपोजल बनाए ताकि अगला हमको सिलेक्ट कर ले और काम करने के लिए परमिशन दे दे, ताकि हम उस पर काम करेंगे। लेकिन अगर हम पीएचडी करने जा रहे हैं, शोध करने जा रहे हैं, तो भी हमको जब हम सिलेक्ट होने के लिए हमारा इंटरव्यू जब होता है, वाइवा जब होता है, तो उसमें हम लोग को एक प्रस्ताव ऐसे ही शोध से संबंधित प्रस्ताव 5 पेज 6 पेज के आसपास में बना करके लेकर के जाते हैं ताकि उसको पढ़ करके अगले को लगेगा या फिर इंटरव्यू लेने वाले को लगेगा कि हाँ ये अच्छा शोध कर सकता है, इसका प्रस्ताव अच्छा है।
किसी का प्रस्ताव खराब रहता है, नहीं सिलेक्ट होते हैं। लेकिन प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो जाए। पीएचडी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद से फिर एक सिनॉप्सिस शोध प्रस्ताव को लेकर के शोध संक्षिप्तिका बनाया जाता है, वो अलग चीज़ है। पहले सिलेक्शन लेने के लिए, नामांकन लेने के लिए हमको शोध प्रस्ताव बनाना पड़ता है ताकि अच्छा से शोध प्रस्ताव बना। उसके लिए कुछ हमको महत्वपूर्ण बात पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ये है पहले नंबर पे कि जो हम शोध प्रस्ताव बनाएं ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शोध प्रस्ताव हमारा 4 से 5 पेज ये 4 से 5 पेज का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने से लोग इतने समय नहीं रहता है उन लोगों को कितना बड़ा बड़ा प्रस्ताव आपका पढ़ें। ठीक है, डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं लिखा था, एकदम संक्षिप्त और ठोस रूप में लिखा जाता है ताकि हमारा प्रस्ताव को थोड़ा सा ठोस रूप में समझने से ही अगले को पता चल जाए। और इसमें जो कुछ भी हमको लिखना चाहिए हैं वो एकदम ठोस चीज़ें होना चाहिए, ठोस तथ्य। पहले हम लोग पूरा लिख लें। ठीक है, तो इन 5 बातों पे सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए कि जो हम शोध प्रस्ताव बना रहे हैं उस शोध प्रस्ताव को ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पेज का ही होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं लिखना चाहिए। दूसरा क्या है कि एकदम जो हम लिखें वो ठोस होना चाहिए, उबाऊ तरीके से, या फिर ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जिसका कोई आधार या फिर कोई मतलब या फिर बहुत कोई सटीक जानकारी नहीं दे पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम ठोस तथ्य होना चाहिए, सरल और सुलझा हुआ शीर्षक। हम लोग कल पढ़े थे शोध शीर्षक का चुनाव। शोध शीर्षक के चुनाव में हम लोग बेहतरीन तरीके से कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिए थे कि हम लोग शोध शीर्षक कैसे चुनें। तो जो शोध समस्या हमारी होती थी वही हमारा शोध शीर्षक के रूप में आ जाता था। तो शीर्षक को हम लोग ऐसे लें, शीर्षक को हम लोग ऐसे लें, ये ध्यान, शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो एकदम सरल होना चाहिए और सुलझा होना चाहिए। यानी कि अगला जब पढ़े तो उसको एकदम सरल लगे कि हाँ ये अच्छा खासा शीर्षक है, इस पे काम हो सकता है। और सुलझा हुआ है, बहुत जटिल नहीं होना चाहिए। बहुत जटिल होने से जिसके अंडर हम काम करेंगे वो भी जटिलता में फंस जाएगा, जिसकी वजह से वो हो सकता है कि नहीं ये बहुत दिक्कत करेगा, ये बहुत काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, हम भी फंसेंगे, तुम भी फंसोगे, तो इसलिए ये शीर्षक अच्छा खासा नहीं है। तो शीर्षक कैसा होना चाहिए? तो शीर्षक अच्छा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुलझा हुआ होना चाहिए। और शीर्षक या फिर कोई भी चीज़ उसमें लिखा एकदम स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट तरीके से नहीं होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। कवर पेज जो है आकर्षक होना चाहिए। कवर पेज कैसे बनाया जाता है? तो जो फ्रंट पेज होती है, जैसे मान लीजिए पेज है, पेज पे कम से कम यहाँ पे शीर्षक ऊपर होता है, शीर्षक लिखने के बाद कम से कम बीच में लोगो वगैरह होता है। जिस संस्था में है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, किसी संस्था है, किसी कंपनी है, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसका लोगो होना चाहिए। ठीक, फिर बीच में इधर जिसको सबमिटेड कर रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, इधर मतलब हम लोग का नाम होना चाहिए, जो जिस पे जो काम करता है, जो शोध करता है, या फिर जो परियोजना बनाने वाला है उसका नाम होना चाहिए। यहाँ पर संस्था का वगैरह का नाम, सन वगैरह होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से। और चारों तरफ से मतलब एक कम से कम उसका बाउंड्री होना चाहिए। बाउंड्री होने से थोड़ा सा आकर्षक लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा कवर पेज, और इस पेज को सबसे फ्रंट पे रखा जाता है ताकि अगले को अच्छा लगे। फिर हम लोग देखेंगे आगे शोध प्रस्ताव के चरण। शोध प्रस्ताव के चरण में
हम लोग कई चरणों में ध्यान देंगे, जिसमें से पहला हमारा चरण है शोध कार्य के परिचय। इसके अंदर हम लोग कुछ बिंदु पे ध्यान देंगे। इन बिंदु में तमाम चीज़ें ऐसी रहेंगी हैं। इसको हम लोग पहले सारा लिख लें। तो इधर ध्यान दें, हमारे शोध प्रस्ताव का जो चरण है, इन चरणों में जो पहला चरण है इस पे ध्यान देंगे। पहले चरण में हम लोग ये देखेंगे कि जिस विषय पे हम शोध कर रहे हैं, जिस विषय पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस विषय पे हम परियोजना बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस विषय का गहन अध्ययन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी विषय पे हम शोध करने जा रहे हैं और उस विषय का ज्ञान हमको बहुत कम है, अधूरा है, तो अच्छे से शोध नहीं कर पाएंगे। हमको उस विषय का गहन अध्ययन होना चाहिए। हम पॉलिटिकल साइंस में जा रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर किस क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, राजनीतिक जल में जा रहे हैं, चुनाव से संबंधित दल में जा रहे हैं, ऐतिहासिक चीज़ों पर जा रहे हैं, किसी महापुरुष के राजनीतिक विचारों पर जा रहे हैं, किसी चीज़ पे जा रहे हैं, तो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के विषयों का गहन अध्ययन होना चाहिए, तब उस पर आप अच्छे तरीके से शोध कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर है कि उपलब्ध साहित्य समीक्षा का अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी कि उस क्षेत्र से संबंधित जितने भी साहित्य हैं, साहित्य का मतलब है पेपर्स हैं, पत्रिकाएँ हैं, जो भी चीज़ मटेरियल मिले उसका हमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो सब अध्ययन किया जाना चाहिए, सब कर लेते हैं। उसके बाद से देखते हैं कि इसमें हमारे अंदर पढ़ने के बाद से पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन समस्याओं को हम लोग को पहचान करना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि समस्या का परिचय। समस्या के परिचय का मतलब एक अवधारणा और व्याख्या। अवधारणा का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ जो शोध करते समय या फिर शोध प्रस्ताव बनाते समय जब हम अध्ययन करेंगे, साहित्य समीक्षा का अध्ययन करेंगे, समस्या का पहचान करेंगे, तो समस्या का पहचान का एक किसी अवधारणा से सटीक लगाना पड़ेगा कि इसका अवधारणा क्या कहता है, उसको परिभाषित कैसे करेंगे, फिर उसको व्याख्या करके हम बता सकें। इतना ज्ञान होना चाहिए सब में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है शोधकार का उद्देश्य। शोधकार के उद्देश्य में भी हम लोग कुछ पॉइंट को देखेंगे, जैसे कि जो हम शोध कार्य को उद्देश्य, जैसे हो रहा है कि हम जिस शोध में या फिर जिस शोध का कार्य कर रहे हैं उसका हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। कोई तो उद्देश्य होना, बिना उद्देश्य के कोई भी शोध कार्य सही नहीं है। तो शोध कार्य के उद्देश्य को जब हम शोध प्रस्ताव पे जब हम लिखेंगे तो इसमें हम लोग कम से कम 4 से 8 पॉइंट लिख सकते हैं। ये चीज़ होता है शोध कार्य का जो उद्देश्य हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रपोजल बनाते हैं, जो प्रस्ताव बनाते हैं, उस प्रस्ताव में ये भी चीज़ डालेंगे कि मेरा पूरे शोध कार्य का उसमें हम परिचय देंगे, ताकि अगले को अच्छे तरीके से, जैसे हम उदाहरण दिए हैं कि हम किसी लड़की को प्रपोजल करने जा रहे हैं तो पहले हम अपना परिचय देंगे, भाई अपना नाम, गांव, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे पिताजी क्या करते हैं, अपनी हैसियत पूरी अच्छे तरीके से अपना परिचय देंगे। जब अच्छे तरीके परिचय इस तरीके से दें कि वो लड़की प्रभावित हो जाए, तो हम पहले परिचय ऐसे करेंगे कि अगले प्रभावित हो जाए। फिर ये देखेंगे कि मेरा उद्देश्य क्या है, यानी कि मेरे शोध का उद्देश्य क्या है। तो मेरा शोध का मेन उद्देश्य जो लिखेंगे वो कम से कम 4 से 5 बिंदु लिखेंगे, अधिकतम 8 पॉइंट या बिंदु लिख सकते हैं। उद्देश्य जो हो, हम जो उद्देश्य बताएं उस समस्या से संबंधित होना चाहिए, और जो भी उद्देश्य लिखें वो हमारा क्या होना चाहिए, बिंदुवार में होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे अब तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा चरण है।
इसको हाइपोथेसिस बोला जाता है। हाइपोथेसिस शोध की परिकल्पना। परिकल्पना क्या होता है आप लोग जानते होंगे, पहले हम बहुत पहले पढ़ाए भी थे। शोध की परिकल्पना होती है कि समस्या का जो समाधान, जैसे हमारे शोध से संबंधित कोई अभी कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट का काम करते समय बीच में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, या फिर हम किसी समस्या को सोचते हैं तो उसका परिणाम भी सोच लेते हैं। तो किसी समस्या का समाधान जो होता है, किसी भी समस्या का समाधान ही हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है, या फिर किसी समस्या का समाधान ही परिकल्पना। परिकल्पना जो हम लिखेंगे वो स्पष्ट और संदर्भित होना चाहिए। संदर्भित होना चाहिए। ये हमारा चरण है, स्पष्ट और संदर्भित होना चाहिए, यानी कि हम समस्या का समाधान भी उसमें बताएंगे। हम शोध प्रस्ताव जो हम देंगे, प्रपोज देंगे, उसमें भी बताएंगे कि इसमें ऐसी ऐसी समस्या आ सकती है, इस समस्या का ऐसे ऐसे समाधान है। वो समाधान जो हम बताएंगे तो संदर्भित होना चाहिए। संदर्भित का मतलब है रेफरेंस देना होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए उसका, कि इस समस्या का समाधान कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे होगा। एक अनुमानता देंगे। ये मेरा अनुमानता जो परिकल्पना है, ये सत्य भी सिद्ध हो सकती है, असत्य भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन जो हम देंगे वो एक तरीके से रेफरेंस की तरीके से देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे, यह मेरा एक आधार प्रस्तुत करेंगे कि इस आधार पे हम हमारा परिकल्पना रहेगा, यानी कि इस आधार पे हम इस समस्या का समाधान हम करेंगे। इस तरीके से प्रस्ताव में ये भी चीज़ लिखेंगे। नंबर है परिकल्पना जो है सही सिद्ध होनी चाहिए। है पता कि जो हम शोध प्रस्ताव बनाएंगे, रिसर्च करने के लिए जो प्रस्ताव पेश करेंगे, प्रस्ताव रहेगा कि मेरा प्रपोजल ये है, प्रस्ताव ये है। उस प्रस्ताव में हम शोध की परिकल्पना भी बताएंगे कि हम जब काम करेंगे तो इस काम में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, कौन कौन सी समस्या आ सकती है, इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। उस समाधान को हम रेफरेंस की तरीके से देंगे, संदर्भित देंगे। संदर्भित, यहाँ पे देखिए ये छूट गया, संदर्भित होना चाहिए। और जो परिकल्पना हम संदर्भित की तरफ से देंगे उसका सही सिद्ध होना चाहिए। कोशिश ये करेंगे कि हमारा परिकल्पना सही सिद्ध हो, ठीक है ना। ये ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन ये क्या कैसे लिखना चाहिए, बिंदुवार लिखना चाहिए। अब इसमें ये है चौथे नंबर पे शोध कार्य का महत्व। हमारा इसमें चौथे नंबर पे जो चरण है, हम इसके महत्व को दिखाएंगे कि हम जो शोध कार्य करने जा रहे हैं, जो हम परियोजना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, इसका समाज में क्या महत्व है। कुछ तो महत्व होना चाहिए ना, तो उस महत्व को जब हम लिखेंगे तो इसमें समग्रता को ध्यान में रखेंगे। समग्रता का मतलब क्या है, हम अपने शोध कार्य के देखेंगे कि हमारे शोध कार्य के समाज में क्या महत्व है। तो इस महत्व को जब ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं ध्यान देंगे कि हाँ ये हमारे इसी समाज के लिए महत्वपूर्ण है, अन्य समाज को नहीं देखेंगे, इस जाति के लिए महत्वपूर्ण है, उस धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर हमारे लिए हित है, हमारे ही परिवार के लिए है। ऐसा नहीं है। हम इसके महत्व को जब सोचेंगे तो इस महत्व को जब हम लिखेंगे तब समग्र रूप से लिखेंगे, किसी को हम वंचित नहीं छोड़ेंगे। तो जब सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य बताएंगे तो वो प्रस्ताव हमारा सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। व्यक्तिवादिता को नज़रअंदाज। व्यक्तिवादिता का मतलब क्या है कि व्यक्ति विशेष, यानी कि हम ये नहीं देखेंगे जब हम महत्व बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम अपने शोध कार्य में किसी एक ही व्यक्ति को का महत्व ही ज़्यादा बताएंगे कि हमारे शोध से इस व्यक्ति का ज़्यादा महत्व नहीं। हमारे व्यक्ति के समग्र रूप से जब सोचे हैं तो व्यक्ति की भावना, अहम की भावना या किसी व्यक्ति विशेष की भावना नहीं होनी चाहिए। इसमें ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाद तो हो गया, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ज़्यादा महत्व को नहीं सोचना है। उसमें कि नकारात्मक चीज़ें पहलुओं को नहीं करना चाहिए, इसमें नकारात्मक पहलुओं को
समावेश नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है कि अधिकतम पॉइंट में लिखना है और अधिकतम 10 पॉइंट लिख सकते हैं। इस पूरे शोध कार्य के जो महत्व लिखेंगे तो शोध कार्य के महत्व को कम से कम 5 होना चाहिए या फिर अधिकतम 10 होना चाहिए। हम अगले पॉइंट को देखेंगे 5वें नंबर पे। आंकड़ा संकलन। हम इसमें देखेंगे कि शोध कार्य की अध्ययन विधि बताएंगे कि किस विधि से हम अध्ययन करेंगे, उसका एक तरीका हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो इस अध्ययन विधि में हम लोग 2 चीज़ देखेंगे। ये हमारा चरण है, यहाँ पे ध्यान देंगे। शोध कार्य के चरण में हमारा जो 5वां चरण है, इस चरण में शोध अध्ययन की कार्यविधि देखेंगे। किस विधि से हमें भी छोटे संक्षिप्त रूप में ये भी बताएंगे कि हमारा शोध कार्य की विधि कैसी रहेगी, तरीका कैसा रहेगा, तो उसको भी बताना पड़ेगा प्रस्ताव में। उसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि हमारी अध्ययन विधि कैसे रहेगी। तो इस अध्ययन विधि में हम लोग ये बताएंगे कि हम शोध कार्य में डाटा इकट्ठा करेंगे, आंकड़ा इकट्ठा करेंगे। इसमें आंकड़ा इकट्ठा करने में भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि इसमें 2 तरह के आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है। एक प्राथमिक स्रोत होती है, एक द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में क्या आ जाता है, जैसे ऐसे देखें, प्राथमिक आंकड़ा, जो आंकड़ा हम किसी से डायरेक्टली लेते हैं, जैसे किसी के इंटरव्यू, किसी का डायरेक्ट मेन लिखा हुआ पुस्तक, या किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, यानी कि किसी के द्वारा प्रकाशित, अन्य प्रकाश में किसी ने लेकर के प्रकाशित न कराया हो, फिर उसमें से हम ले रहे हैं, तो द्वितीयक डाटा हो सकता है। हम प्राथमिक डाटा में हम पहले ही प्रकाशित में ही हम डायरेक्ट ले रहे हैं। किसी का इंटरव्यू जाकर ले रहे हैं, किसी का डायरेक्ट बातचीत करके जो जानकारी हम इकट्ठा कर ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी प्राथमिक डाटा में आएगा। किसी का शोध पत्रिका छपवाया है, डायरेक्टली उसी से हम ले रहे हैं, हमारा प्राथमिक स्रोत में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कोई पुस्तक लिखा है, किसी अन्य से स्रोत लेकर के किसी अन्य चीज़ ने जो संकलित किया, फिर उस चीज़ में से फिर हम ले रहे हैं, तो वो द्वितीयक शाखा या फिर द्वितीयक आंकड़ा हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। प्राथमिक आंकड़ा में हम डायरेक्टली उसी का हम लोग लेते हैं जो किसी ने प्रकाशित नहीं कराया हो, डायरेक्ट हमने लिया है, फिर हमने प्रकाशित किया, फिर हमसे जब लेगा वो द्वितीयक डाटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बताएंगे कि हम आंकड़ा संकलन करेंगे। इस आंकड़ा संकलन में हम प्राथमिक डाटा भी लेंगे, इकट्ठा करेंगे, और द्वितीयक डाटा लेंगे। दोनों डाटा लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इसका अन्वेषण करेंगे, वर्णन करेंगे, पढ़े लिखेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद से इसके महत्व को देखेंगे कि हम जो डाटा इकट्ठा किए हैं, लिए हैं, इसका हम अध्ययन करने के बाद, अन्वेषण करने के बाद इसका क्या महत्व है। लेकिन इस महत्व में, इस सब चीज़ें में हम तटस्थता रखेंगे। तटस्थ की प्रकृति होनी चाहिए। तटस्थ का मतलब ये है, हम पक्षपात ना करें, हम दलों का पक्षपात ना करें, किसी व्यक्ति का पक्षपात ना करें, किसी को आदर्श न बना लें हैं। बहुत किसी को आदर्शवादी नहीं बनाया जाता है। आदर्शवादी का मतलब है कि वही श्रेष्ठ है। तो जिसको हम किसी को श्रेष्ठ आदर्शवादी मान लेते हैं, तो उसके विरुद्ध में हम कुछ न लिख पाते हैं, न बोल पाते हैं, न कुछ न कर पाते। इतना आदर और इतना श्रेष्ठ, इतना सम्मान हो जाता है कि उसके विरुद्ध में हम कुछ नहीं कर पाते। किसी को आदर्श नहीं बनाया जाता, एकदम तटस्थ रहना चाहिए। भाई आप भी हमारे प्रिय हैं, आप भी हमारे प्रिय हैं, आप भी अप्रिय रहेंगे, यानी दोनों से हम समान भाव रखेंगे। पक्षपात किसी की तरफ नहीं करेंगे।
ये पक्षपात किसी राजनीतिक दल से हो सकता है, किसी संस्था का पक्षपात हो सकता है, किसी व्यक्ति का पक्षपात हो सकता है। कोई भी पक्षपात हम लोग नहीं करेंगे और उसमें हम तटस्थ रहेंगे। तटस्थ होकर के हम शोध प्रस्ताव बनाएंगे और यह जो शोध प्रस्ताव हम बना रहे हैं, जो भी कुछ ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, इसका हम कहीं पर भी वैज्ञानिकता का अगर प्रमाणिक किया जाए तो हमारा वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणिक हो, ऐसा गुण इसमें होना चाहिए। ठीक है। पाँचवें बात से हमारा छठवें पे एक आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। ये हमारे शोध के चरण में या फिर शोध प्रस्ताव के चरण में हमारा सबसे लास्ट चरण होता है। ये क्या होता है? संदर्भ ग्रंथ, इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रपोजल बना रखा है, 4, 5, 6, 7 पेज का जो हम प्रपोजल बना रहे हैं जितनी, और प्रपोजल बनाते समय हम कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण बातों का क्या क्या था हमने बताया है। फिर हम शोध प्रस्ताव जब बनाएंगे, प्रपोजल बनाएंगे, उसमें कुछ चरण हैं। इन चरणों को हम बारी बारी से देखे हैं कि कैसे कैसे चरण में करके हम बनाना है प्रपोजल। उसमें हम लोग जो भी फॉलो करेंगे, जिस चीज़ का भी अध्ययन करेंगे, तो हम लास्ट में कम से कम कम से कम 10 रेफरेंस देंगे। कम से कम 10 संदर्भ देना है। अब ये 10 संदर्भ देने के यानी कि 10 पुस्तकों का नाम, 10 समाचार पत्रों का नाम, यानी कि जब हम ये सारा प्रपोजल बनाएंगे तो जिन जिन साहित्यों का अध्ययन करेंगे, जिन जिन समाचार पत्रों का अध्ययन करेंगे, किन किन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद जब उस विषय का गहन अध्ययन हो जाएगा तब हम सारा प्रपोजल बना देंगे। कैसे बनाना है ये चरण, जो शोध प्रस्ताव कैसे बनाना है, इस चरण को फॉलो करेंगे। और सारा काम करने के, सिर्फ पूरा शोध नहीं करना है, शोध का प्रस्ताव बनाना है, क्योंकि प्रस्ताव बना करके उसको ले आकर के इंटरव्यू में सम्मिलित होना है, दे देना कि भाई हम ऐसे ऐसे शोध करेंगे। जो हमने बनाया उसको मुख्य अपने भाषा में बता भी सकें, ताकि अगला देखे, आकर्षित हो जाए और कहे कि ठीक है, आप जो प्रस्ताव किए हैं कि हम ऐसे शोध करेंगे या फिर ऐसे विषय पे इस तरीके से शोध करेंगे, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छा है, आकर्षित हो जाए और आपको सिलेक्ट कर लें। ठीक है। तो ये सारा काम करने, शोध प्रस्ताव बनाने में, जितना काम करने में, जिन साहित्यों का, जिन पुस्तकों का, जिन पत्रिकाओं का या फिर जिन समाचार पत्रों को हमने पढ़ा है, लिखा है, जानकारी इकट्ठा किया है, उन सारे चीज़ों को कम से कम 10 पुस्तकों के, समाचार पत्रों के, ग्रंथों के नाम लिखना है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? तो समाचार पत्र हो सकता है, न्यूज़ पेपर पत्र हो सकता है, कोई पत्रिका हो सकता है, ठीक है ना। हम नेट का सहारा ले सकते हैं, किसी वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं, कुछ भी पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, बुक का ले सकते हैं, किसी का रिसर्च पेपर ले सकते हैं, यानी कि किसी के जीवनी के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ों को लेने के बाद से ही तो उन सारी चीज़ों को पढ़ना है, ताकि जब वो प्रस्ताव जब देखे तो लास्ट में अगला रेफरेंस देखे। रेफरेंस पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, ये कम से कम 10 संदर्भ जब लिखे रहेंगे रेफरेंस, तो अगले को लगेगा कम से कम ये 10 ग्रंथों का, 10 पुस्तकों का, 10 समाचार पत्रों का, या फिर जो भी कुछ रहेगा, कम से कम 10 मटेरियल ये पढ़ा है। 10 मटेरियल पढ़ने के बाद से ये प्रस्ताव बनाया है, तो कम से कम 10 पुस्तकों पे, 10 मटेरियलों पे अध्ययन किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगला समझ जाता कि ये परिश्रमी है, मेहनती है, ठीक ना। तो ये होता है हमारा शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल। जैसे हम किसी के सामने किसी चीज़ का हम प्रस्ताव करते हैं, चाहे वो प्रेम का प्रस्ताव हो, चाहे किसी काम का प्रस्ताव हो, प्यार करने का प्रस्ताव हो, शोध करने का प्रस्ताव हो,
शादी विवाह करने का प्रस्ताव हो कि भाई हम आपसे शादी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको उस तरीके से सज्ज होकर के जाना पड़ेगा। हमको ऐसे बताना पड़ेगा, किसी का शादी का प्रस्ताव कर रहा था, हमको ऐसे बताना पड़ेगा कि अगला हमको एक्सेप्ट कर ले, क्या आप ही से शादी करेंगे। सेम वैसे ही हम शोध कार्य करने जा रहे हैं तो भी हमको ऐसा प्रस्ताव बनाना पड़ेगा कि अगला आकर्षित हो जाए और हमको ले लें, सिलेक्ट कर लें कि हाँ आप ही ये शोध कार्य कर सकते हैं, आप ही जैसे की तो ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है हमारा शोध प्रस्ताव। इन प्रस्तावों में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा है। फिर शोध प्रस्ताव के कितने चरण होते हैं, मतलब ये चरण ऐसे नहीं कि मतलब कैसे चरणों में बनाते समय किन किन चरणों को हमको ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरीके से शोध प्रस्ताव बनाए जाते हैं। हमारा इस शोध प्रस्ताव में हमारा जो टॉपिक था ये शोध प्रस्ताव और इसके क्रियान्वयन को कैसे बनाएं, हमारे BA में सोशियोलॉजी में ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसके अगली इकाई में, देखेंगे क्या है, तो अगले क्लास में हम आएंगे।